हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में पिछले चैप्टर क्लास 10th में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन वी हैव टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ ए लाइन, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म एक्सेट्रा। In this chapter, that is in conic section, we have to learn different type of a curve, that is circle, parabola, hyperbola, etc. सबसे पहले जो पैराबोला या हाइपरबोला का नाम था ना, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अपोलिनियस, उन्होंने दिया था। जनरली ये सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला, तो होता क्या है कि अगर हम डबल कोन जो होता है ना, डबल कोन, एक ऊपर से कोन एक नीचे से कोन, अगर उस कोन को किसी प्लेन से, जैसे मान लीजिए प्लेन से अगर ऐसे काटते हैं हम लोग, तो काटने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलते हैं, दैट इज नोन एज कोनिक सेक्शन। अब वो डिपेंड करता है कि उस डबल नैपिक कोन को आप कैसे काट रहे हो, वो डिपेंड करता है। इसका यूज कहाँ पे है? ये कर्व है ना, इन सब कर्व का रोल कई जगह पे है बेटा। जैसे पहले तो जैसे हम लोग की गाड़ी वगैरह में हेडलाइट लगती है, वहां पे ले लीजिए, या कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑडिटोरियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलता है रिफ्लेक्टर फ्लैश लाइट में इस्तेमाल करते हैं। एंटीना वगैरह आप देखते हो इस तरह से, सोलर फर्नेस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल कई यूज है। अब आइए हम लोग बताते हैं कि सेक्शन ऑफ कोन होता क्या है, कैसे बनाते हैं। उसमें होता है क्या, सिंपली कि सबसे पहले तो एक फिक्स लाइन ले लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक फिक्स लाइन है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक फिक्स लाइन है। अगर मैं क्या करूं कि एक दूसरी लाइन ले लूं और इस एंगल अल्फा पे इसको फिक्स कर दूं, और इस एल के चारों तरफ इस एम को गोल गोल ऐसे करके रोटेट करता, अगर मैं ऐसे करके तो रोटेट करता, तो पता क्या मिलता? एक जो रोटेट करते तो एक सरफेस मिलता, उस सरफेस में ऊपर वाले पोर्शन पे एक कोण मिलता और नीचे वाले कोण पे ये सरफेस जनरेट हुआ है ना, सरफेस इज नोन एज, इसी को नैपे कहते हैं। और ये सरफेस ऊपर वाला ऊपर इनफाइनाइट तक कैसे चला जाएगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा। सिंपल ये चीज। तो क्या सीखा हमने कि एक फिक्स लाइन पे एक जनरेटर लाइन को जब घुमा रहे थे, तो ये जनरेटर लाइन जब चारों तरफ इसके एंगल फिक्स कर लेते, तो जो शेप बनता है वो हमारा कोण बनता है। तो इसे अपर नैपे कहते हैं, इसे लोअर नैपे कहते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, अब करना क्या है कि जब हम इसी कोण को किसी प्लेन से काटेंगे, तो काटेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, दैट इज नोन एज कोनिक सेक्शन। उसी में कब सर्किल मिलेगा, कब पैराबोला मिलेगा, कब इलिप्स मिलेगा, कब हाइपरबोला मिलेगा, वन बाय वन करके बता। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए, जैसे मान लो हमने बताया कि जैसे जनरेट कर लिया हमने, तो जो फिक्स लाइन थी उसका नाम एक्सिस हो जाएगा। जो लाइन जनरेटर, जो लाइन जिससे आप जिसको चारों तरफ मूव करा रहे थे, इट इज नोन एज जनरेटर। इस पॉइंट को कहेंगे अपर वाला कोन का पोर्शन अपर नैपे कहलाएगा, और ये जो होगा ऊपर इनफाइनाइट तक ऊपर भी होगा, नीचे इनफाइनाइट तक भी होगा। यहाँ तक होगा। इसके बाद अगर मैं कोई एक प्लेन ले लूँ, प्लेन क्या होता है कि प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती, एंडलेस होता है, ठीक है ना, सिंपल। तो अगर किसी प्लेन से हम लोग इस कोण को काटेंगे, तो काटने की दो सिचुएशन बनने वाली है। या तो हम इसके ऊपर जो नैपे देख रहे हैं ना, ये नैपे, ये जो हमारा वर्टेक्स था, या तो ऊपर या ना तो नीचे काटेंगे, और एक बार इस पे काटेंगे। तो पहले मैंने बता दिया कि जहां पे ये दोनों है, अब काटेंगे कैसे। जब मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्लेन हमारा है, इस एक्सेस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, अब वो डिपेंड करेगा जो प्लेन का इंक्लिनेशन है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन हमारे पास है, सिंपली मान लीजिए प्लेन का काम कर रहा है पेपर हमारा से, अगर ये, तो ये अगर हम इसको काटेंगे, इसको प्लेन कोनिक सेक्शन को जब कट करेंगे, तो कट करते समय जो बीटा एंगल बनेगा उसमें और अल्फा में एक पर्टिकुलर रिलेशन निकाल बताएंगे, कब ये सर्किल बनेगा, कब ये हाइपरबोला बनेगा, कब ये इलिप्स बनेगा, कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब ये पॉइंट बनेगा, एक्सेट्रा। ये वन बाय वन करके हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने काटा यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए जरा सा सिंपली कि अगर हम इस कोन के अपर नैपे को
इस प्लेन से काटते हैं और अगर एंगल ये बीटा हमारा 90 डिग्री आता है तो जो शेप बनता है ना बेटा दैट इज सर्किल, ये सर्किल का शेप आता है। कब? कि जब बीटा हमारा 90 डिग्री होता है तब, इस वाले फिगर में देखिए। इसके बाद दूसरी केस में बीटा हमारा अल्फा से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, जो अगला स्टेप आता है वो हमारा इलिप्स आता है। दिस इज इलिप्स। ये इलिप्स का जब इलिप्स होगा तो उसमें दो फोकस होंगे, अभी आगे चल के हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन में क्या होता है कि जब अल्फा बराबर बीटा होगा और हम अपर नैपे या लोअर नैपे को काटते हैं तो जो शेप बनता है ना इस तरह का कुछ एक कर्व मिलता है, सिंपल ऐसे, ये हमारा कहलाता है पैराबोला। और इसके बाद एक चौथी सिचुएशन ये आती है कि बीटा हमारा 0 से तो बड़ा हो लेकिन अल्फा से छोटा हो। तो यहाँ पे देखिए बीटा अल्फा से छोटा हो, 0 से बड़ा है, तो जो प्लेन होगा वो पूरा दोनों को काटेगा। तो जब इस तरह का शेप बनेगा तो एक कर्व ऊपर मिलेगा और एक कर्व नीचे मिलेगा, ये हमारा कहलाएगा हाइपरबोला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शन हमारे हो गए। कब? जब हमने कोन को वर्टेक्स पे नहीं काटा था। अब अगर हम इस कोन को वर्टेक्स पे काटेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, उसी को डीजनरेटेड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन कहते हैं। आइए देखा जाए। सी, जैसे मान लीजिए डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन का मतलब यही है कि जब हम इस प्लेन से कोन के वर्टेक्स को काटते हैं तो अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी 90 के बराबर उससे छोटी होती है तो उस केस में जो शेप मिलेगा आपको, यहाँ पे जो शेप मिलेगा वो हमारा पॉइंट शेप मिलता है। क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट इज आल्सो ट्रीटेड एज सर्किल, चाहे वो इलिप्स वाला केस हो चाहे वो सर्किल वाला केस हो। अगर बीटा बराबर अल्फा मिलेगा तो उस केस में जो बनेगा, तो जो आपकी जनरेटर लाइन थी ना, ये जनरेटर लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, दैट इज जनरेटर लाइन। तब जब एंगल बीटा बराबर अल्फा होता है। और इसके बाद अगला केस बनेगा हमारा कि जब बीटा 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो लेकिन अल्फा से छोटा हो, तो एक्चुअली वहां पे हमारे पास क्या होता था, हाइपरबोला मिलता था। लेकिन इस केस में क्या बनेगा हमारा कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मिलती है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी को हम लोग डीजनरेटेड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के होता क्या है कि जब आप इस डबल नैप पे जो कोन था आपको प्लेन से कटअप करते हो बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन, तो आप कहोगे कोनिक सेक्शन इज ए कर्व विच इज ऑब्टेन बाय कटिंग टू ए कोन विद द हेल्प ऑफ प्लेन। जो कर्व मिलते हैं दैट इज नोन एज कोनिक सेक्शन, और वो उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो अलग अलग डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। आइए उसी कोनिक सेक्शन का एक पार्ट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो होगा सर्किल। तो सर्किल की डिफिनेशन क्या होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सर्किल क्या होता है। Circle is a locus of all the point in a plane which are equal distance from fixed point, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि circle is a set of all point in a plane which are equidistant from fixed point. This fixed point is known as center and जो equidistant होता है, distance जो होता है वो कहलाता है radius of circle। हमने कहा fixed point, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्किल बना लिया, तो हमने इसमें एक पॉइंट P1 ले लिया, एक P2 ले लिया, एक P3 ले लिया, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि P1 P2 P3 की डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंसेस सेम है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने एक सर्किल ले लिया है ऐसे, उसका फिक्स पॉइंट एच कामा के है जिसको सेंटर कहते हो, और अगर हम इस सर्किल पे एक पॉइंट ले लेते हैं तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ सर्किल, जब डेफिनेशन ऑफ सर्किल से बात करेंगे आप ऐसे, तो ये जो पीसी जो होगा यही हमारा रेडियस होता है। जब पीसी हमारा रेडियस होगा तो हम पी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहीं पे जब पीसी है तो हमने कर लिया कि पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाता है, और जिसका सेंटर जो होता है, इसका सेंटर एच कामा के होता है
और इसका रेडियस जो होता है स्मॉल आर होता है। अगर हम कहें कि इफ सेंटर इसका, अगर सेंटर इसका 0 0 है, तो उस केस में जो सर्किल बन जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड में सिंपली बस खाली आपको इसी को हम लोग सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्किल भी कहते हैं जिसमें बनाता है, और एक और दूसरा सर्किल का होता है इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है ये बता दे तब सवाल लगाते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर होता है फिर बता दें कैसे आया। इसका सेंटर जो होगा माइनस जी और माइनस एफ होगा, और इसका रेडियस जो होता है रेडियस, इसका रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये सर्किल पॉइंट शेप पे हो जाएगा, अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये इमेजिनरी सर्किल हो जाएगा, अगर ये हमारा 0 से बड़ा होगा तो ये हमारा रियल सर्किल होगा जिसका सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी होगा। अब इसको कैसे अगर प्रूव करना पड़े तो कैसे पढ़ोगे, तो जैसे अपने पिछला भी फार्मूला पढ़ा था कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ सेंटर इज एच के, तो ये होता वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इसी को एक्सपेंड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम क्या करें सबको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस ये एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद जरा देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करते इफ, अगर मैं क्या करता इफ वी टेक या एज्यूम जो भी करेंगे, अगर हम h की जगह पे माइनस जी ले लेते और k की जगह पे माइनस एफ ले लेते, तो दे ये इक्वेशन हमारा पता क्या बन जाता, ये बन जाता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, अब जरा सा देखो आपने h की जगह पे लिखा तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और सी स्क्वायर की जगह पे हमने के ले लिया, सॉरी आर स्क्वायर की जगह पे हमने सी ले लिया था ऐसे। तो इस सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, ये सी लिख दिया हमने से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और ये माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहीं से हम लोग जब इतना जब कर लेंगे तो जैसे बन गया हमारा से, यहाँ से ये हमारा ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगा। ये जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ये पोर्शन जो होगा आपका, ये पोर्शन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर था, सॉरी ये जरा सा गलत ले लिया हमने, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा आपका सी किसकी जगह पे लेंगे आप ऐसे, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पे आपको लेना था सी स्क्वायर। इसके बाद क्या करें, अगर ये जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये जो c आएगा आपका एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये पूरा इस पूरे की h की जगह पे g लिख देंगे, k की जगह f लिख देंगे, r जो आपका आएगा r की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इस पूरे की जगह पे हम लोग c लिख देते 2fi प्लस c लिख देते ऐसे, तो हमारा काम बन जाता। तो जरा सा ये जो पूरा लिख रहे हैं हम लोग ऐसे ना, बस यहीं से हमारा ये हमने क्या किया ऐसे इसकी जगह पे सी पुटअप कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम बन गया। जब सी पुटअप कर देंगे तो जब कंपेयर कर रहे हैं ना ऐसे हम लोग, तो इससे मिलता क्या कि यहाँ उसका सेंटर एच कामा के था, तो इसका सेंटर जो मिल जाएगा आपका, इसका सेंटर मिल जाएगा माइनस जी और माइनस एम, और यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। कि जब रेडियस मिलेगा तो आप क्या करोगे, जब रेडियस की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो एच की जगह माइनस जी लिखोगे तो जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस सी। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारा
जनरल इक्वेशन, या जनरल इक्वेशन कहिए चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। जैसे फिर से देखो हम क्या बताएं, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका होता है सिंपल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो होता है माइनस जी और माइनस एफ होगा, और इसका रेडियस जो होगा, रेडियस, इसका रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान क्या रखना, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या पहचाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो कोनिक सेक्शन है वो सर्किल है। तो सर्किल की पहचान क्या होगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और सेम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और सेम होना चाहिए तो वो सर्किल होगा। तो चाहे आप सेंट्रल पॉइंट में सर्किल का इक्वेशन निकालिए, चाहे आप जनरल इक्वेशन से निकालिए। आइए निकालिए कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज में 11.1 का पहला सवाल, 11.1 में जो पहला क्वेश्चन आपका है वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर, सेंटर दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप कैसे लगाओगे। तो बस सिंपली आप क्या करोगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है, अगर ऐसे करें तो x माइनस एच और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे h और k इसका सेंटर होता है, तो यहाँ पे आपको h की जगह पे 0 मिल जा रहा है और k की जगह पे 2 और r की जगह पे आपको 2 हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर और 2 का होल। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दिस कैंसिल बाय दिस वन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर। अगर हम इस 2 की बात करें तो फिर वही काम हमारे पास है। तो देखो ध्यान से 2 में अगर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें h की जगह पे माइनस 2 लिख दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका रेडियस 4 है 4 का। आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16। वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और ये प्लस 13 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद जरा देखिए कुछ और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1 to 5 तक सेंटर निकालना था। अब ये सवाल हमारा है, आपसे कह रहा है कि इसका सेंटर निकालिए और इसका रेडियस पता करिए। तो आप क्या करोगे, जब इसको लिखोगे तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लो। तो लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंटर फॉर्म होल स्क्वायर ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर ऑफ y माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ वी कंपेयर 1 and 2, अगर 1 2 को कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इनको करेंगे तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो h बराबर आपका मिलेगा -5 और k जो मिलेगा आपको 3 मिलेगा और r स्क्वायर जो मिलेगा 36 मिलेगा। तो जो इसका सेंटर आएगा वो -5 और 3 आएगा और इसका रेडियस जो आएगा, रेडियस ऑफ दिस सर्किल वो आएगा 6 यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस तरह के सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके लगा सकते हैं और दूसरा इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए क्या करेंगे आप, जितने x वाले टर्म है सबको एक साथ, जितने y वाले टर्म है सबको एक साथ और बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए। अब अगर इस वाले ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट y। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना ऐड करेंगे, x से कोफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर। मतलब अगर ऊपर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x का कोफिशिएंट -4 है, उसका आधा -2 होगा, उतना ही जोड़ करके उतना ही घटा देंगे। जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप y का कोफिशिएंट -8 है,
-8 का आधा -4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, उतना ही यहाँ पे आप घटा देंगे और फिर आप इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये x² -4x और ये आपका +4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y² -8y +16 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका, यहाँ देखिए कितना आ रहा है, ये आपका -4 था और ये आपका -16 था, इधर 45, तो ये आपका x -2 का होल स्क्वायर हो गया और ये आपका y -4 का होल स्क्वायर, ये 45, ये +4 और +16 पूरे को सॉल्व करेंगे। x -2 का होल स्क्वायर y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 6 4 10 और 5 15, एक 4 और एक 5 एक 6 65 आ गया, तो ये हमारा आ गया। तो इसका सेंटर जो आएगा, जब इसको कंपेयर करोगे तो इसका सेंटर 2 और 4 आएगा और इसका रेडियस जो आएगा वो √65 है। अब इसी क्वेश्चन को लगाने का एक दूसरा तरीका, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से लगाते देखिए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसको ऐसे ये दिखाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से निकालना हो तो उससे कंपेयर करते, तो हम क्या करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाते और लिखते कि इफ वी कंपेयर 1 विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, वी हैव, हमें क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है, तो 2g -4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ के y का कोफिशिएंट -8 है, यहाँ पे आपका c 45 आ गया, तो यहाँ से g की वैल्यू -2 हो जाएगी, f की वैल्यू -4 हो जाएगी, c इतना हो जाएगा। तो ये सर्किल होता है, तो इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर जो होता है वो -g और -f होता है, तो इसका सेंटर तो जो हो जाएगा हमारा -g, -f 10, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 2 और 4। अब बारी आती इसके रेडियस की, अगर आप इसका रेडियस निकालोगे तो वो फार्मूला g² + f² - c होता है। इन प्लेस ऑफ g we have to write whole square of -2 in place of f whole square of -4 और ये माइनस इंटू -45, सॉल्व करिए 4 + 16 + 45, तो ये आपका आ जा रहा है √65, इस सर्किल का रेडियस। अगले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।